हिंदी नवजागरण के इस लंबे दौर की कुछ सर्वोच्च उपलब्धियों पर ही हम चर्चा करेंगे और इसमें कौन नाम पहले लिया जाए कौन बाद में, ये मुख्य नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कथा साहित्य में प्रेमचंद, कविता में जयशंकर प्रसाद और निराला और आलोचना में रामचंद्र शुक्ल इस हिंदी नवजागरण की सर्वोच्च उपलब्धियां हैं। ऐसी उपलब्धियां जिनको लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य समूचे भारतीय साहित्य के समक्ष भी अपनी पहचान के साथ हिस्सेदारी कर सकता है, प्रस्तुत हो सकता है। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, लेकिन हम जानते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने हिंदी की ओर अपने कदम बढ़ाए। हिंदी भाषा सीखते हुए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और जो हिंदी नवजागरण की मुख्य सार वस्तु किसान की पहचान से जानी जाती थी, उसकी भाषा भी, उसकी समस्याएं, उसकी अंतर्वस्तु भी भारतेंदु युग के जमाने से ही उस पर एक किसानी छाप थी। प्रेमचंद के साहित्य में वो छाप सबसे अधिक निखर कर सामने आई। जो पुराने साहित्य में पौराणिक कथाओं के नायक थे, उनकी जगह प्रेमचंद बिल्कुल गांव गिरांव के जीते जागते किसानों के, जनसाधारण के, अछूतों के और पीड़ित स्त्रियों के चरित्र को लेकर वो आए और उन्हें बिल्कुल जहां पौराणिक कथाओं के नायक स्थापित थे, उन्हें स्थापित करने में वे सफल हुए। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प और गोदान, इन सभी उपन्यासों की जो मुख्य भूमि है उस पर किसान छाए हुए हैं। किसान जीवन ही उसमें मुख्य है और उनमें भी अगर उनकी कहानियों को भी ले लें तो उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कहानियां हैं, प्रभावशाली और मार्मिक कहानियां हैं, वे अछूत किसानों को लेकर लिखी गई है। सदगति, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, दूध का दाम, ये सब कहानियां। ईदगाह वगैरह को अगर ले लें तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानियां लिखी हैं और उनके उपन्यास में भी बिल्कुल हिंदुओं के साथ साथ जैसे मुसलमानों का रहना सहना है, बोलना बतियाना है, वो चीज ठीक ठीक प्रेमचंद के कथा साहित्य में दिखाई देती है। और उनकी भाषा में भी, उनकी बोली बानी में भी वही ठाठ है। जहां बोलचाल की भाषा ही उसका आधार है, उसके मुहावरे, उसकी कहावतें बिल्कुल उसके जीवन को एक तरह से मूर्त करती हैं। उनका वाक्य विन्यास और कुल मिला जुला के जीवन को घेरने वाली जो समस्याएं हैं, वह सब की सब हिंदी समाज की, मुख्य रूप से उसके देहाती समाज की पहचान है। इसके साथ साथ प्रेमचंद ने गांव और देहात के जीवन को अजूबे की तरह नहीं दिखलाया, बल्कि वह जीवन बिल्कुल जैसे गांव से शहर मिले हुए हैं, वैसे ही किसान जीवन भी
पूरे राष्ट्रीय जीवन के साथ घुला मिला हुआ है। उन्होंने कहा भी था कि मेरी कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जब तक जीऊं मेरी इच्छा है कि 2-4 उपन्यास लिख डालूं, लेकिन उनका भी उद्देश्य स्वाधीनता की प्राप्ति हो। तो जो आजादी की लड़ाई उस दौर में चल रही थी और वो हमारे देश की मुख्य चिंता थी, हमारे उस महान लेखक की भी मुख्य चिंता जो उनके साहित्य में जाहिर हुई, अभिव्यक्त हुई, कलात्मक रूप से अभिव्यक्त हुई, वो है आजादी। लेकिन स्वाधीनता संग्राम के भीतर जहां नेतृत्व में कुछ बड़े बड़े वक्ता और अधिवक्ता थे, साल भर में एक बार जुटकर लंबी लंबी तकरीरें करते थे और अंग्रेजी के कुछ लंबे वक्तव्यों के साथ पूरा हो जाता था उनका वार्षिक अधिवेशन। उसकी जगह गांधी जी के आते ही राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम जड़ों तक गया और उसकी मुख्य भूमिका में किसान आके उपस्थित हो गए। तो धीरे धीरे स्वाधीनता संग्राम का चेहरा भी बदलने लगा। हम देखते हैं कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में स्वाधीनता संग्राम का जो चेहरा है वो मुख्यतः किसान चेहरा है, और उसके साथ साथ उन्होंने जमींदारों को, साहूकारों को, और जो शोषण का पूरा जो तंत्र है देहात का, उन्होंने यह दिखलाने की कोशिश की कि उसके तार किस तरह अंग्रेजी राज से जुड़े हुए हैं। इस तरह से सामंती जकड़बंदियों में जो किसान पहले से जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी राज में वह जकड़बंदी ढीली नहीं होती बल्कि वह और मजबूत होती है। इसलिए सामंतवाद से, अंग्रेजी राज से देशी सामंतवाद के इस घनिष्ठ संबंध को कलात्मक रूप से जिस तरह से प्रेमचंद ने चित्रित किया, वैसा भारतीय साहित्य में बहुत कम लोगों को इसकी सफलता मिली है, इस रूप में सफलता मिली है। तो प्रेमचंद सूरदास को, जो रंगभूमि में है, जो अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन का एक नायक बन के उभरता है, और कैसा नायक उन्होंने चुना, जो छूत जाति से आता है, जो भिखारी है, चेचक में जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, एक ऐसा व्यक्ति उस अहिंसात्मक सत्याग्रह का एक महानायक बन के उभरता है। लेकिन प्रेमचंद की ये जो एक कमजोरी बताई जाती थी कि किसान जो उनके दमन के विरुद्ध संग्राम में उतरते हैं, उस संग्राम का अंततः समाधान किसी आश्रम में या सेवा सदन को ले लें तो किसी सदन में हो जाता है। पीड़ित स्त्रियों की भी समस्याएं जो जहां उठाई तो वहां भी किसी न किसी आश्रम में, किसी सदन में उसका समाधान होता दिखाई देता है। अमृत राय ने एक जगह लिखा है कि प्रेमचंद गांधी के शिष्य नहीं बल्कि उनके गुरु भाई हैं, क्योंकि जिस दौर में गांधी जी तोल्स्टॉय के ये नीति कथाओं का, उनकी नीति कथाओं का अनुवाद गुजराती में कर रहे थे, उसी दौर में प्रेमचंद उनका अनुवाद हिंदी में कर रहे थे। तो जिस हृदय परिवर्तन की प्रेरणा, उसका विचार, उसका आदर्श गांधी जी को तोल्स्टॉय से मिला, उसी मूल उद्गम से हृदय परिवर्तन की वह प्रेरणा, वह आदर्श प्रेमचंद को। इसलिए जो प्रेमचंद हैं उन्होंने अपने ढंग से इस आदर्श को लिया और उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में ये आदर्श सामने आया भी। लेकिन हम देखते हैं कि क्रमशः यथार्थवाद के इस चितेरे ने अंततः आश्रम और सदन के इस समाधान से, इस आदर्शवाद से अपना नाता तोड़ लिया, और गोदान में हम पाते हैं कि समस्या का कोई समाधान नहीं होता, बल्कि यथार्थ का जो भयावह चेहरा है वो अपने
वास्तविक रूप में हमारे सामने आता है, जहां होरी की एक छोटी सी इच्छा कि उसके दरवाजे पर एक गाय भी हो, वो छोटा किसान उस इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जो वह गाय लाता है अंततः उस गाय से हाथ धो बैठता है, कर्ज के ऐसे फांस में फंसता है, धीरे धीरे वह अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठता है, वह किसानी से हाथ धो बैठता है और सड़क पर पत्थर कूटने वाले मजदूर में बदल जाता है, और इस तरह से वह किसान भी नहीं रह जाता। प्रेमचंद ने कितना पहले इस प्रक्रिया को पहचान लिया था कि इस शोषण की व्यवस्था में कैसे किसान धीरे धीरे अपने खेत से भी वंचित होता जाता है, वह किसान भी नहीं रह जाता और मजदूर होने को बाध्य हो जाता है। ये प्रक्रिया आज भी थमी नहीं है, बल्कि और तेज ही होती जा रही है। तो प्रेमचंद ने अंत में आते आते, और उनका अंतिम जो अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र, आप उसमें देखें तो जो देवकुमार साहित्यकार है, वरिष्ठ साहित्यकार, वो अपने जीवन के अनुभवों से अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये जो दुनिया है, जिस प्रकार के लोगों से ये भरी हुई है, उन शैतानों से मोर्चा लेने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा। यहाँ हिंसात्मक सत्याग्रह से, उसके आदर्श से, उसकी अव्यावहारिकता से प्रेमचंद अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और इस यथार्थ व्यावहारिकता को अपनाते हुए दिखते हैं कि जहाँ दुनिया ये भेड़ियों से घिरी हो, वहाँ उनसे केवल समझा बुझा कर और केवल हृदय परिवर्तन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रेमचंद की दूसरी विशेषता यह है कि जो जमीनी हकीकत है छुआछूत की, दलितों की दुर्दशा की, उसको पूस की रात, सदगति वगैरह जैसी कहानी में, गुल्ली डंडा में भी देखें तो साथ गुल्ली डंडा खेलने वाले दो लोग, उनमें से एक शहर में नौकरी करने चला जाता है और बाद के दिनों में आकर के अपने ही उस साथी से जब वो गुल्ली डंडा खेलने लगता है, उसके साथ वह फिर पुरानी दोस्ती कायम करना चाहता है, तो वो पुरानी दोस्ती कायम नहीं हो पाता। वो उसका पुराना देहाती दोस्त बचा बचा के खेलता है कि हमारा ये दोस्त हार न जाए, और उसको लगता है कि अब मैं दया का पात्र हो गया। प्रेमचंद ने अत्यंत मनोवैज्ञानिक स्तर पर कलात्मक ढंग से इन समस्याओं को लिया है और जो वर्गीय विषमता है उस पर पर्दा नहीं डाला है। इस तरह प्रेमचंद का जो मानवतावाद है वह बहुत ठोस जमीन पर खड़ा है और अपने जमीन की जो ठोस वास्तविकता है उसको बहुत उघाड़ कर सामने रखा है। इसलिए प्रेमचंद हमारे बहुत ही विश्वसनीय यथार्थवादी चित्रकार हैं। उसके साथ ही ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, प्रेम, मैत्री, ये जो मूल्य है मनुष्य के श्रेष्ठ मूल्य, इन श्रेष्ठ नैतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा उनके कथा साहित्य में हुई है। स्त्रियों की गरिमा को प्रेमचंद ने सशक्त ढंग से स्थापित किया है और इस मामले में उन्होंने कहीं किसी रोमांटिक आवेग से काम नहीं लिया है, बल्कि उनकी स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक सजीव और दमन का प्रतिरोध करने में कहीं आगे हैं। होरी की तुलना में उसकी पत्नी धनिया दमन के सामने सबसे पहले आगे बढ़कर मोर्चा लेती हुई दिखाई देती है। तो प्रेमचंद ने वर्गीय विषमता को ध्यान में रखा, जो शोषित पीड़ित हैं उनको सामने उनको प्रस्तुत किया, उनके जीवन को ही अपना मुख्य विषय बनाया और जो भी शोषण की व्यवस्था को कायम रखने वाले विभिन्न वर्ग हैं उनकी कमजोरियों को उघाड़ उघाड़ कर
सामने प्रस्तुत किया। और आने वाला जो सुराज है, जो आजादी है, उसके मूल्यों को भी उन्होंने सामने प्रस्तुत किया। अपने संपादकीय टिप्पणियों में उन्होंने बहुत विस्तार से किसानों के, स्त्रियों के, शिक्षा के प्रश्न पर, भाषा के प्रश्न पर बहुत विस्तार से लिखा। और उन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच की जो खाई है उसको कम करने में अकेले जितना उन्होंने श्रम किया उतना किसी और ने नहीं। वे जिस तरह से हिंदी के आधुनिक कथा साहित्य के सिंहद्वार के प्रथम पुरुष हैं, उसी तरह उर्दू साहित्य के भी पहले यथार्थवादी कथा साहित्य के सिंहद्वार के वे प्रथम पुरुष हैं, बड़े नेता हैं। तो हिंदी उर्दू दोनों के भीतर जो आधुनिक यथार्थवादी साहित्य है उसका नेतृत्व प्रेमचंद ने किया। और हिंदी नवजागरण के एक तरह से कहा जाए तो अकेले सबसे बड़े बुनियादी साहित्यकार, अग्रणी नेता, सांस्कृतिक नेता के रूप में हमारे सामने वह दिखाई देते हैं। कविता में जयशंकर प्रसाद ने, आप देखें कि उन्होंने ब्रजभाषा में पहले लिखना शुरू किया। चित्राधार की उनकी कविताएं ब्रजभाषा में हैं। और जो उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया तो मैथिली शरण गुप्त के दौर के वे कवि हैं। और आप पाएंगे कि बहुत तेजी से उन्होंने झरना तक आते आते, आंसू तक आते आते कविता में एक नई धारा श्रेष्ठ कवि के रूप में वे हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और नाटक लिखे। तो स्वाधीनता संग्राम की जो मुख्य चेतना है, राष्ट्रीय चेतना, आप देखें तो मैथिली शरण गुप्त ने उसको पौराणिक चरित्रों के माध्यम से वाणी दी। और जयशंकर प्रसाद ने हमारे इतिहास के प्राचीन युग के कुछ चरित्रों को उन्होंने लिया और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु में उन्होंने एक दूसरा काल लिया, ध्रुव स्वामिनी में एक काल लिया। और इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने, भ्रम पहले हुआ कि उन्होंने प्राचीन के अतीत के गुण गाए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने उस अतीत के भीतर जाकर वर्तमान युग के स्वाधीनता संग्राम के लिए नई चेतना के अस्त्र खोजे और हमें दिए। उसी तरह से जैसे शमी वृक्ष की डाल पर पहले से रखे हुए जो अस्त्र थे उसे पांडवों ने अज्ञातवास के काल में जरूरत पड़ने पर उतारा और युद्ध में उसका इस्तेमाल किया। उसी तरह से अतीत में जाकर जयशंकर प्रसाद ने आधुनिक राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया। अतीत ग्रस्त कवि वह नहीं है, बल्कि अतीत से अतीत जाकर अतीत उनको मुक्त करता है। वर्तमान हमारा पराधीनता में है, स्वाधीनता के जो अग्नि बीज हैं उनका चयन वह अतीत के युग से जाकर करते हैं। और चंद्रगुप्त नाटक और दूसरे तमाम नाटकों में आप पाएंगे कि राष्ट्रीय चेतना इन पुराने युगों की कहानियों के माध्यम से एक नया दृप्त ओजस्वी स्वर प्राप्त करती है। उनके नाटक में जो जनसाधारण की भूमिका है वह जगह जगह उभर कर सामने आती है। और ध्रुव स्वामिनी में उन्होंने जो स्त्री का ओजस्वी रूप है, उसकी जो स्वाधीनता की आकांक्षा है, उसको उन्होंने बहुत शक्तिशाली
स्वर दिया। यहां तक कि जो तलाक की समस्या है उसको उन्होंने पुरानी भाषा में लेकिन बहुत सशक्त ढंग से, स्त्री का जो अपना आत्मनिर्णय है उसको उन्होंने महत्व प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के जो गीत लिखे उनका सांस्कृतिक स्वर अत्यंत शक्तिशाली है। उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये जो गीत की लय ही नहीं, इसकी जो पूरी ध्वनि है वह मैथिली शरण गुप्त की इतिवृत्तात्मक कविताओं से बिल्कुल गुणात्मक रूप से भिन्न है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज हम मिलकर समस्याएं सभी। अब ये एक गद्यात्मक इतिवृत्तात्मक कथन है जो हरिगीतिका छंद में बांध दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, हम उसका महत्व समझते हैं, उस युग में बहुत लोकप्रिय हुई थी। लेकिन जयशंकर प्रसाद की भाषा ही नहीं प्रगाढ़ है, बल्कि उसकी राष्ट्रीय चेतना में एक सांस्कृतिक बल है और उसमें अपनी प्राचीन संस्कृति का अत्यंत जागृत बोध है। दूसरी विशेषता यह है कि इस राष्ट्रीय स्वाधीनता में एक आत्मविश्वास है। उस समय ये एक था कि भारत में तो हमेशा, भारत की तो अपनी कोई संस्कृति नहीं है, भारत में तो जो कुछ है वो सब बाहर से आया हुआ है, यहाँ तक कि आर्य भी बाहर से आए हुए। जयशंकर प्रसाद उस युग के, माने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के युग के उन पहले लोगों में हैं जो खुल कर कहते हैं कि हम कहीं से आए नहीं थे, हम यहीं थे, प्रकृति का रहा पालना यहीं, तो हम कहीं से आए थे नहीं, हम कहीं से नहीं आए, तो यहीं हमारी संस्कृति का विकास हुआ, ये देश हमारा है। ये बोध जयशंकर प्रसाद के यहाँ बहुत गहरा है। दूसरे, उस दौर में पुरातत्व की खुदाइयों से जो राष्ट्र का नया चेहरा उभर रहा था, जयशंकर प्रसाद इससे बखूबी परिचित थे। तो समूचे राष्ट्र का नक्शा उसके सामने, उनके सामने अतीत के कथाओं के माध्यम से उन्होंने जो छोटी छोटी रियासतों के जरिए खंड चेतना बनी थी, उसके बरक्स उन्होंने समग्र भारत की अखंड राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया, उसको कलात्मक स्वर दिया। ये उनकी विशेषता है। स्त्री की स्वाधीनता को स्वर दिया और कामायनी में जो बुद्धि और हृदय के बीच का अंतर्विरोध है, जो पूंजीवादी युग की, आधुनिक युग की समस्या है, उसे पुरानी कहानी के माध्यम से, मनुश्रद्धा और ईड़ा की कहानी के माध्यम से उसको वह इस समाधान तक ले गए कि जो मनुष्यता का विकास है अंततः बुद्धि और हृदय के सामंजस्य में है। ये एक ठोस आधार, यानी कामायनी अपने युग का सबसे महान दार्शनिक काव्य है, अब तक का तो सबसे बड़ा महान दार्शनिक काव्य है, लेकिन उस दार्शनिक काव्य की जो बुनियाद है वो जमीन पर है, वो हवाई बिल्कुल नहीं है। आप देखें तो उसके सिलसिले में शैवागम वगैरह की बहुत चर्चा की जाती है, छायावाद के रहस्यवाद की बहुत चर्चा होती है, लेकिन उस कामायनी में उन्होंने जोर देकर कहा है कि चितिका विराट वपु मंगल, यह विश्व सतत चिर सुंदर। जो यह विश्व है यह मिथ्या नहीं है, यह तो इस विराट, उस विराट चितिका, उस विराट महान चेतना का ही व्यक्त स्वरूप है।
इस तरह से संसार की सत्यता को ही नहीं, उसकी पवित्रता को उन्होंने स्थापित किया, और यह कि वह परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप है, और उसमें सुख और दुख की जितनी भी लहरें उठती रहें, लेकिन उसका जो लक्ष्य है अंततः वह शुभ की ओर, मंगल की ओर जाता है। इसी तरह जीवन दर्शन की चर्चा करते हुए जो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें जो काम है वह उपेक्षणीय नहीं है। उन्होंने कहा कि काम मंगल से मंडित श्रेय, वह जब मंगल से युक्त कर दिया जाता है तो वही श्रेयस्कर हो जाता है। काम उपेक्षणीय नहीं है, वह जीवन का एक अंग है और एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसमें जो मंगल है, शुभ है, वो पक्ष उसमें जुड़ना चाहिए। तो धर्मागर्धो कामोस्मि, काम जो है वह धर्म का अविरुद्ध होना चाहिए, उसके भी कुछ नैतिक मूल्य हैं। जयशंकर प्रसाद ने, आप देखेंगे कि जीवन दर्शन का बहुत ही ठोस आख्यान कामायनी में प्रस्तुत किया, और सौंदर्य बोध तो उनका अत्यंत सूक्ष्म है ही। पूरे छायावादी काव्य की विशेषता ही है कि उसने सूक्ष्म सौंदर्य बोध का आविष्कार और परिष्कार किया। उसने काव्य भाषा, छंद, चित्र भाषा कहा ही जाता था छायावाद को, तो जयशंकर प्रसाद ने उसका जो दार्शनिक आधार है वो बहुत ही ठोस जमीन पर प्रस्तुत किया, और निराला ठीक उसी तरह से छायावाद के पौरुष के कवि हैं जैसे कि जयशंकर प्रसाद, लेकिन पौरुष के साथ साथ इन कवियों ने यह प्रमाणित कर दिया कि जो खड़ी बोली कविता की भाषा नहीं मानी जाती थी, उस कविता में, उस भाषा में उन्होंने बहुत कम समय में इतनी सामर्थ्य उपलब्ध कर ली कि उच्च स्तर का, विश्व स्तर का काव्य भी रचा जा सकता है, सौंदर्य का चित्रण किया जा सकता है, और केवल ओज और पौरुष ही नहीं, कोमल और सुकुमार को भी उसमें वही स्वर दिया जा सकता है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? ये जयशंकर प्रसाद है। ये बोलचाल की भाषा और बेहद सुकुमार स्वरों में इसमें सौंदर्य का संबोधन, गीत भी खड़ी बोली के भीतर इतना मधुर लिखा जा सकता है, ये जयशंकर प्रसाद ने संभव किया। उन्होंने नैनों के नीलम की घाटी जिस रसगन से छा जाती हो, और भी अनेक आप चित्र पाएंगे कि लज्जा में, काम में एक और कोमल और दूसरी ओर इड़ा सर्ग में, चिंता सर्ग में जो कठोर और उदात्त पक्ष है वह भी उसके माध्यम से व्यक्त होता है। निराला के यहाँ राष्ट्रीय जागरण, नारी की स्वाधीनता, सामाजिक समस्याएं, दार्शनिक उड़ान, यह सब कुछ एक ऐसी काव्य भाषा के माध्यम से व्यक्त होता है जिस पर शुरू में समझा गया कि बंगाल का अधिक प्रभाव है, लेकिन बंगाल के रविंद्रनाथ के प्रभाव को भी निराला ने कुछ इस ढंग से इसमें आत्मसात कर लिया कि वह सब कुछ निराला का बन गया। छंद के स्तर पर, ध्वनि सौंदर्य के स्तर पर निराला ने कविता का लोहा बड़े बड़े आचार्यों से मनवा लिया, और उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कविता है राम की शक्ति पूजा, उन्होंने दिखा लिया कि पुरानी कथा को भी किस तरह से नए अंदाज में, नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। राम की शक्ति पूजा के जो राम हैं वह पुरुषोत्तम राम वास्तव में
रावण के साथ युद्ध में एक तरह से पराजय की सीमा पर पहुंच जाते हैं। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां रावण के सहयोग में महाशक्ति ही उतर पड़ी है और राम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से विवश राम है, जिनके आगे रावण का सहयोग करने वाली महाशक्ति का जवाब देने का कोई विकल्प नहीं है। राम उदास और हताश, निराश और उस अंधकार में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर कहीं न कहीं आशा की, उम्मीद की एक किरण है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे यम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। तो चित्रण की वह बारीकी कि तमाम बानरों, भालुओं के साथ हताश राम अंधकार में बैठे हुए हैं और चारों तरफ निराशा ही निराशा है। पीछे समुद्र गरज रहा है, आकाश अंधकार, बरस अंधकार की परतें बरस रही हैं, वहां से दिशाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, दिशा का ज्ञान खो गया है और हर तरफ पर्वत अंधकार में डूबे हुए, लगता है जैसे ध्यान में डूबे हैं। ये पर्वत ध्यान में नहीं डूबे हुए हैं, राम का पर्वत जैसा धीरज है जो चिंतामग्न है। लेकिन फिर भी वहां सभा के बीच एक मशाल जल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह मशाल स्वयं राम के हृदय में फिर भी एक उम्मीद है, केवल जलती मशाल। तो एक बारीक चित्र। रामविलास शर्मा ने कहा कि इसमें पंचभूतों का संघर्ष भी शामिल हो गया। राम और रावण के बीच का जो संघर्ष है वो समूची विश्व प्रकृति की नियति का निर्णय करेगा, इसलिए समूची सृष्टि का भी वह संघर्ष बन गया है। इसीलिए आकाश उसमें शामिल है जहां से अंधकार बरस रहा है, उसमें जल शामिल है जिसकी ओर से समुद्र गरज रहा है, इसमें वायु, पंचभूत एक है वायु, तो स्तब्ध है पवन, स्तब्ध है पवन चार, पवन का संचार एकदम स्तब्ध हो गया, ठिठक गया है, हवा ठिठकी हुई है, वायु शामिल है और इसमें पृथ्वी शामिल है, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, और मशाल अग्नि भी है। तो ये जो विशेषता है छायावादी काव्य की, निराला की, कहा ही जाता है ओज और पौरुष के कवि, तो निराला ने काव्य के मंचों से अंततः इससे हिंदी नवजागरण की जो काव्यात्मक उपलब्धि है उसकी विजय पताका फहराई। सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति चित्रण में हिमालय की प्रकृति पहली बार हिंदी में पंत जी के माध्यम से सामने आई और महादेवी वर्मा के माध्यम से जो स्त्री हृदय है, उस दुखी हृदय से जो सुख की आकांक्षा है वह अपनी एक विशिष्ट भाषा में प्रकट हुई। महादेवी मुख्य रूप से गीतों की कवयित्री, पूरा का पूरा छायावाद गीतों का संसार है। उसमें प्रबंध कविता भी, कामायनी और राम की शक्ति पूजा भी, ये हिंदी नवजागरण की उपलब्धि है। लेकिन मुख्य रूप से प्रगीत हमारे सामने आए, लिरिकल एस्थेटिक्स छायावाद की एक बड़ी उपलब्धि है, हिंदी नवजागरण की उपलब्धि है। लोक जागरण के दौर में भी भक्ति काव्य मुख्य रूप से गीतों की भाषा है। उसी तरह से जो हिंदी नवजागरण की जो आधुनिक काव्यात्मक उपलब्धि है उसमें भी गीत एक प्रधान भूमिका निभाते हैं। और ये आश्चर्य की बात है कि एक साथ कथा साहित्य के शिखर प्रेमचंद, कविता के शिखर प्रसाद और निराला, और दूसरी तरफ
आलोचना के शिखर रामचंद्र शुक्ल, जो समूचे भारतीय साहित्य शास्त्र के इतिहास में अपना वो एक माने कोई जोड़ नहीं मानते, अद्वितीय हैं रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक युग में उनके बराबर का कोई दूसरा भारतीय आलोचक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को, या कहना चाहिए कि साहित्य दृष्टि को, एक लोकवादी आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जो लोक में, यानी इस संसार में, एक तरफ इस संसार में रूप हैं और दूसरी ओर उनकी गति है, यानी पदार्थ हैं और उनके क्रिया व्यापार हैं। तो ये रूप और व्यापार की जो विभिन्न गतियां हैं, यही मनुष्य के हृदय में भी नाना चित्रों के रूप में प्रकट होती हैं। और जो कविता है वह भाव के स्तर पर इस प्रकार व्यक्त होती है, उसका उद्देश्य बहुत महान है। कविता को उन्होंने अनुभूति योग, भाव योग की संज्ञा दी। जैसे ज्ञान, हृदय की जो ज्ञान के क्षेत्र में हृदय की जो मुक्तावस्था है वह ज्ञान योग है। वही हृदय की माने एक मुक्तावस्था ज्ञान योग कहलाती है, एक तरफ वह जो है राजयोग कहलाती है। तो उसी तरह से कविता भी हृदय की मुक्तावस्था है और यह भाव योग है। तो इस तरह से कविता को एक ऊंची भूमिका पर उन्होंने स्थापित किया, ज्ञान योग के समकक्ष। लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उसकी भाषा भिन्न है। उसकी भाषा अनुभूतियों की और भाव की भाषा है। मनुष्य के हृदय में पहले से ही जितने भाव चले आ रहे हैं उन्हीं का साधारणीकरण यहां होता है, और सबके भाव कवि की भाषा में जब प्रकट होते हैं, साहित्य में उनका जब साधारणीकरण होता है, तो वह भाव पाठक मात्र का, दर्शक मात्र का अपना बन जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि उस कवि का किस हद तक लोक जीवन से तादात्म्य हुआ है। शुक्ल जी ने कहा, हृदय के लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। कितना ठोस आधार दिया उन्होंने साहित्य को। जब हृदय लोक हृदय में लीन, यानी कोई कवि केवल अपने हृदय की ही तान छेड़ा करे तो वह साहित्य नहीं है। उन्होंने कहा लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये शुक्ल जी ने एक नई भाषा दी। उन्होंने कहा कि इस लोक मंगल को एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में रखा। इस लोक मंगल को साधने के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच के विभिन्न संबंध को, रागात्मक संबंध को ही, उसके निर्वाह को, उसकी रक्षा को वाणी देने के लिए मनुष्यता अब तक जो शब्द विधान करती आई है, हम उसे कविता कहते हैं। शुक्ल जी ने ऐसी विस्तृत परिभाषा दी कविता की, और उसमें मानव और प्रकृति जीवन, मानव, मनुष्य और प्रकृति, क्योंकि प्रकृति मनुष्य से भी पहले है, तो इसके भीतर जितना कुछ जीवन में आ जाता है वह सब कविता का विशाल क्षेत्र बन जाता है। ये शुक्ल जी की विशेषता है। और इस कविता में व्यक्त प्रकृति और मनुष्य जीवन का जो व्यक्त स्वरूप है वह आ जाता है, भाव आ जाता है, विचार आ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि और इसकी सामाजिक भूमिका भी है, क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य का भाव परिष्कार होता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने में कविता का बड़ा भारी योगदान है। इस तरह कविता की सामाजिक भूमिका को उन्होंने परिभाषित किया। तो शुक्ल जी की विशेषता यह है कि जो अलौकिकवाद था, रस की जो अलौकिक व्याख्या हुआ करती थी, ब्रह्मानंद सहोदर जिसको कहा जाता था, शुक्ल जी ने उसकी लोक सामान्य व्याख्या की, उसकी लौकिक व्याख्या की। इसीलिए उन्हें लोकवादी आचार्य कहा जाता है। और
कवियों के सामने उन्होंने एक आदर्श रखा कि जीवन में कठोर पक्ष भी हैं और कोमल पक्ष भी हैं। जो इन दोनों को समेट सकता हो, विरुद्धों का सामंजस्य रख सकता हो, वही पूरा कवि है। हृदय के लोग हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। और उन्होंने सामने आदर्श किसको रखा? वाल्मीकि को रखा। तो रामचंद्र शुक्ल इस तरह से आलोचना में एक शिखर के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो केवल साहित्य को परिभाषित ही नहीं करते, कविता को परिभाषित ही नहीं करते, नए मनोवैज्ञानिक और लौकिक परिप्रेक्ष्य में उसको परिभाषित करते हैं। न केवल इतना ही, बल्कि उन्होंने जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखकर, तुलसीदास पर, गोस्वामी तुलसीदास जैसी पुस्तक लिखकर और भ्रमर गीत सार की भूमिका लिखकर उन्होंने व्यावहारिक आलोचना में भी इसको ठीक से लागू किया। और तुलसी और सूर के साथ जायसी का नाम लिया जाता था। आचार्य जायसी का नाम नहीं लिया जाता था, बल्कि केशवदास को एक बड़ा कवि माना जाता था। तुलसी और सूरदास के बाद केशवदास का नाम लेते थे। शुक्ल जी ने उसकी जगह जायसी को स्थापित किया। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और आलोचना के साथ साथ, या कहना चाहिए उससे पहले, उन्होंने कुछ मनोवृत्तियों पर कुछ निबंध लिखे थे जो चिंतामणि में संकलित हैं। इसमें उन्होंने ईर्ष्या, क्रोध, उत्साह, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, जैसे लज्जा और ग्लानि जैसे उन्होंने निबंध लिखे। तो जो साहित्य का जो मूल है, यानी जो स्थायी भाव है हृदय के, वास्तव में वही तो आधार बनते हैं कविता का। तो सबसे पहले ये जो भाव हैं वास्तव में ये मनुष्य के हैं और इसी जीवन के हैं और सामाजिक जीवन से उनका घनिष्ठ संबंध है, उसी के भीतर से वे रूप लेते हैं। तो पहले उनकी सामाजिक व्याख्या उन्होंने उन मनोवृत्तियों की थी और फिर इसके बाद साहित्य की आलोचना में बहुत उतरे। तो एक बहुत ठोस रूप दिया उन्होंने आलोचना को, एक लोकवादी रूप दिया और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर बाकायदा उस मानदंड को उन्होंने इतिहास में लागू किया। लोक मंगल का आदर्श अपने सामने रखा और उन्होंने लोक मंगल की साधनावस्था और सिद्धावस्था की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो समाज की समस्याओं से अपनी आंखें फेर नहीं सकते और इसलिए संसार में, समाज में जो भी अत्याचार है उसके प्रतिकार के वे चित्र अंकित करते हैं या उसकी प्रेरणा देते हैं। जैसे कि रामायण में वाल्मीकि राम के माध्यम से अन्याय के सक्रिय प्रतिरोध का आदर्श हमारे सामने रखते हैं। तुलसीदास, तो ये लोक मंगल की साधनावस्था के कवि। लेकिन जब कोई समस्या नहीं होती तो लोक जीवन में जो आनंद है, मनुष्य जो कुछ भी संघर्ष करता है वह आनंद के लिए करता है। तो कुछ कविगण वास्तव में इस लोक मंगल की सिद्धावस्था के, जब वहां कोई चुनौती नहीं रह जाती, तो इस आनंद पक्ष का वो गान करते हैं। सूरदास उस लोक मंगल की सिद्धावस्था के कवि हैं। सूरदास, जयदेव, विद्यापति, ये उसकी सिद्धावस्था के कवि हैं। बहरहाल इसके माध्यम से शुक्ल जी ने यह बतलाने की कोशिश की कि जो समाज के भीतर जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष हैं, जो सामने हैं, दोनों आदर्श सामने हैं कवियों के, लेकिन वास्तव में उसका सक्रिय प्रतिकार शुक्ल जी ने करुणा नामक निबंध में साफ साफ कहा था कि जब समाज में एक कोई दूसरे का अत्याचार कर रहा हो तो तीसरा भी मौजूद है, वह क्या करे? क्या वह केवल देखता रहे? इसलिए मनुष्यता इस बात में है कि उसका सक्रिय प्रतिरोध किया जाए।
इसलिए सच कहिए तो रामचंद्र शुक्ल का पक्ष यही है कि साहित्य में जो भी सामाजिक जीवन का चित्रण हो, उस जीवन के भीतर जो परस्पर विरोधी न्याय और अन्याय के पक्ष हैं, उसमें न्याय के पक्ष से अन्याय का प्रतिकार चित्रित होना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल आप देखें तो राष्ट्रीय स्वाधीनता के दौर के, हिंदी नवजागरण के दौर के साहित्य की जो जरूरत थी, उसके अनुरूप उन्होंने हमारी आलोचना को, हमारे साहित्य के विवेक को एक आधार दिया। रामचंद्र शुक्ल की इस बात के लिए आलोचना होती है, उन्होंने छायावाद के रहस्यवाद की बड़ी कठोर आलोचना की, लेकिन हम कह सकते हैं कि सामने स्वाधीनता संग्राम की चुनौतियां थी, और जाहिर है कि जो रहस्यवाद है ये हमारे लिए स्वाधीनता संग्राम के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई नई प्रेरणा नहीं दे सकता था। और आप पाएंगे कि आगे चलकर छायावाद ने, स्वयं छायावाद के कवियों ने रहस्यवाद की वह राह छोड़ दी और उन्होंने वही राह पकड़ी जो प्रेमचंद ने भारतेंद्र युग से चली आती हुई यथार्थवाद की राह थी। वही राह उन्होंने भी पकड़ी और इस तरह छायावाद की कोख से प्रगतिवाद का विकास होता है। पंत जी रूपाभ पत्रिका का संपादन करते हैं और कविता का आह्वान करते हैं कि वह कल्पना के आकाश से उतरकर यथार्थ की भूमि पर विचरण करे। वे ग्राम्या की कविताएं लिखते हैं, महादेवी रेखा चित्र लिखती हैं और जयशंकर प्रसाद परिभाषा देते हैं यथार्थवाद की। यथार्थवाद लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात का नाम है। लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात को उन्होंने यथार्थवाद कहा और उन्होंने अलका और कंकाल जैसे नाटक उपन्यास लिखे। तो ये विशेषता है जयशंकर प्रसाद की। और निराला में तो यथार्थवाद के चिन्ह बहुत पहले से थे। उन्होंने देवी, चतुरी चमार जैसी रचनाएं लिखी, कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया जैसे उन्होंने रेखा चित्र लिखे। इस तरह से छायावाद स्वयं उस यथार्थवाद की धारा की ओर मुड़ गया जो भारतेंद्र और द्विवेदी युग से होती हुई प्रेमचंद के साहित्य में विकसित हुई थी और अंततः साहित्य प्रगतिवाद की ओर आगे बढ़ता गया। तो हम पाते हैं कि जो हिंदी नवजागरण की हमारी जो सर्वोच्च उपलब्धियां हैं, बहुत विस्तार में न भी जाएं तो संक्षेप में जानने के लिए ये जो सर्वोच्च उपलब्धियां हैं, कथा साहित्य में प्रेमचंद, कविता में प्रसाद और निराला, आलोचना में रामचंद्र शुक्ल, ये हमारी सर्वोच्च उपलब्धियां हैं जिसमें प्रसाद ने कविता के साथ साथ कहानियां और उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे। निराला ने भी उपन्यास लिखे, लेकिन नाटक को योगदान भारतेंदु के बाद तो जयशंकर प्रसाद का ही सर्वाधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।